अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं ऑरिकुलर थेरेपिस्ट डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है टिनिटस। टिनिटस या रिंगिंग इन ईयर या कान बजना या कान में घंटियों या सिसकारे की आवाज आना। साथियों ये बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है युवावस्था में भी। साथियों आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टिनिटस या कान बजना। साथियों आपने कमेंट बॉक्स में टिनिटस के लिए प्रोटोकॉल चाहा था, उसी क्रम में मैं पहले टिनिटस को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप सभी प्रोटोकॉल में शामिल किए गए पॉइंट्स के कारणों को अच्छी तरह समझ सकें। साथियों कई लोगों में शांत वातावरण में बैठे होने और किसी तरह का बाहरी शोर नहीं होने पर भी कानों में आवाज गूंजने की समस्या रहती है। कानों में सीटी बजने जैसी आवाज आना एक बीमारी है। कुछ लोग इसे बोलचाल की भाषा में कान बजना भी कहते हैं। यह आम समस्या नहीं है बल्कि टिनिटस नाम की बीमारी है। इस बीमारी में कानों के अंदर बिना किसी कारण आवाज सुनाई देती है। हालांकि यह समस्या स्थायी नहीं होती है लेकिन सही उपचार नहीं किए जाने पर लंबे समय तक और लगातार परेशानी का कारण बन सकती है और फिर यह स्थायी भी हो जाती है। यह समस्या कभी भी पैदा हो सकती है और खास बात यह है कि कई बार अपने आप ही ठीक हो जाती है लेकिन कुछ गंभीर मामलों में यह सुनने की क्षमता पर असर डालती है। साथियों यदि कोई व्यक्ति टिनिटस यानी कान बजने का शिकार हो जाता है तो उन्हें उन लक्षणों को पहचानना होगा क्योंकि कई बार लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं जिससे बीमारी लंबे समय तक चलती है। साथियों इस बीमारी का सामान्य लक्षण है कि कान में तेजी से घंटियां बजती हैं, सिसकारी, गूंज या सीटी की आवाज आती है एवं सिर दर्द होता है। इसके अलावा कान में झंझनाहट होती है, कान बजने की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। साथियों टिनिटस के बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण ये हो सकते हैं। साथियों टिनिटस के सामान्य कारणों में कान में मैल हो जाना, कान में पस पड़ना, गंभीर चोट या संक्रमण के कारण कान के पर्दे में क्षति हुई हो। एक अन्य कारण में बढ़ती उम्र के कारण सुनने की क्षमता पर असर होता है। वैसे सर्दी के मौसम में फ्लू या इन्फेक्शन के कारण नाक बंद हो जाती है, इससे कान पर दबाव पड़ता है और यह भी कान बजने का एक कारण हो सकता है। साथियों कान बजने के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं जिसमें हाई बीपी, कम या अधिक सक्रिय थायराइड ग्रंथि यानी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज, एनीमिया, अपने आसपास कोई विस्फोट या तेज आवाज या गोलियों की जोर से आवाज सुनना, तेज डीजे की आवाज, लगातार ईयरफोन आदि कारण शामिल हैं। साथियों कुछ मेडिसिन का अधिक सेवन भी इस बीमारी के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। मैं यहां उन विशेषित मेडिसिन का नाम नहीं लूंगा
केवल कैटेगरी बता रहा हूं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स पिल्स जो पेशाब लाने के लिए दी जाती हैं, कुछ कार्डियक और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, कुछ खून पतला करने वाली दवाइयां, कुछ एंटी मलेरियल, एंटी वायरल दवाइयां आदि की ओवरडोज या रेगुलर अधिकता से लेना भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आधार पर इसके गंभीर कारणों का पता लगाया जा सकता है, जैसे सुनाई देने वाली आवाज लगातार आ रही है या रुक रुक कर, सुनाई दे रहा है या नहीं, चक्कर तो नहीं आ रहे, कान के पास दर्द और जबड़े के चटकने की आवाज या कान के पास कभी चोट लगी हो। साथियों, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में इसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें कान, सिर, गर्दन या धड़ का संपूर्ण परीक्षण, सुनने की क्षमता की जांच, ब्लड टेस्ट, कान में ट्यूमर या अन्य स्थिति की जांच, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन करना शामिल है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बीमारी की गंभीरता के आधार पर इसका उपचार होता है। इस बीमारी के रोगियों को साउंड थेरेपी दी जाती है। कुछ विशेष मामलों में सर्जिकल उपचार दिया जाता है। नसों से जुड़ी समस्याएं या कान में ट्यूमर की स्थिति में ही यह सर्जिकल उपचार दिया जाता है। साथियों, इस बीमारी के शिकार होने का जोखिम कुछ परिस्थितियों में तब बढ़ जाता है जब आप काम करते हैं, जहां आप काम करते हैं वहां लगातार शोर हो, हेडफोन का अधिक इस्तेमाल करना, अत्यधिक धूम्रपान भी जोखिम के कारण होते हैं। इसके बचाव के लिए तेज आवाज के संपर्क में आने से बचें। कान में लगातार इस्तेमाल आने वाले उपकरणों की आवाज धीमी रखें। साथियों, इस प्रकार आपने टिनिटस के कारणों एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धति के मत को समझा। साथियों, इन्हीं कारणों को शामिल करते हुए अब हम ऑरिकुलर थेरेपी के प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो में सजेस्ट किए गए प्रोटोकॉल किसी भी रूप में किसी भी मेडिसिन या मेडिकल एडवाइस के सब्स्टिट्यूट नहीं है। आइए साथियों, अब हम टिनिटस के लिए प्रोटोकॉल देखते हैं। इन प्रोटोकॉल में थेरेपिस्ट अपनी समझ एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य पॉइंट्स भी शामिल कर सकता है। साथियों, अब हम देखते हैं प्रोटोकॉल्स, टिनिटस के लिए प्रोटोकॉल्स, जो ऑरिकुलर थेरेपी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं। साथियों, इसे आप नोट करना। देखिए, पहला पॉइंट लगाएंगे हम हेलिक्स 5। आपने मेरे पूर्ववर्ती वीडियो में पढ़े हैं कि ये पॉइंट्स हम क्यों लगाएंगे, उनके डिटेल आपने स्टडी की है। यदि आपने नहीं किया है तो मेरे पूरे सारे वीडियो देखने की आप कोशिश करें कि उनमें आपको सब कुछ क्रमशः, यदि आप हमारे वीडियो देखेंगे पूरे 1 से लेके 28वां वीडियो जो आज बन रहा है वहां तक, तो आपको इससे पहले की सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप वो सारे वीडियो देखें। पहला पॉइंट हेलिक्स 5, दूसरा लीवर यांग, तीसरा न्यूरोस्थेनिया, नर्व से संबंधित प्रॉब्लम्स, क्राउन चक्रा जिसको हम स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये, एंडोक्राइन, थर्ड आई चक्रा जिसको हम बोलेंगे टेम्पोरल, आपका कनपट्टी वाला जो पॉइंट्स होते हैं वो, नर्वस सबकॉर्टेक्स, एक्सटर्नल ईयर पॉइंट जो ईयरलोब पे होगा, लीवर, किडनी और स्पाइन पॉइंट के रूप में हम T5 T10 T11, T5 लीवर के लिए, T10 और T11 किडनी के पॉइंट्स, और उसके साथ ही हम पॉइंट शामिल करेंगे इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर साथियों, इंटरनल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, देखिए दोनों चीजें हमने ली हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर। तो इसकी पोजीशन आप हमारे पूर्ववर्ती वीडियो में जो समझाया उसके अनुसार देखेंगे और इसको आप लिख लेंगे। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।